Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शैक्षिक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उसके कंसेप्ट, मीनिंग, फंक्शंस और प्रिंसिपल्स को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानेंगे और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन के मीनिंग को समझने से पहले हमें प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग समझना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक इंग्लिश का वर्ड है जो कि लैटिन के वर्ड से लिया गया है, जिसमें दो वर्ड्स का मिक्सचर है, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। तो इसका मीन ये हुआ है कि दोज पीपल हु सर्व द ऑर्गेनाइजेशन और हु मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन और कॉल्ड कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं और प्रशासन जो है एक ऐसा शब्द है जो कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से संबंधित है। कि भाई संगठन में कोई भी संगठन हो सकता है, चाहे वो शैक्षिक संगठन हो या सामान्य संगठन हो, उस संगठन के कुछ अलग उद्देश्य होते हैं। उनको पूरा करने के लिए जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सब प्रशासन की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसे कई तरीके से परिभाषित किया गया है। FM मार्क्स ने इसे अलग तरीके से परिभाषित किया, जबकि LD वाइट ने भी इसकी अच्छी परिभाषा दी। लूथर गुलिक हैं इसके विद्वान। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य को करवाने से है, जबकि LD वाइट ने इस क्षेत्र में बोला है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों को निर्देशन, समन्वयन और नियंत्रण ही प्रशासन की कला है। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम डायरेक्शन देंगे, उनके बीच में आपस में समन्वय स्थापित करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, और इस सब काम को करने को ही हम प्रशासन कह सकते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा टर्म है प्रशासन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने 7 लेटर्स को इसमें लूथर गुलिक ने डिफ़ाइन किया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं POSD CORB, पोस्ट कॉर्ब। तो यहाँ पे लूथर गुलिक ने उसको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO एक साथ हैं, CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, इन 7 कामों को करने वाले ग्रुप को हम प्रशासन कह सकते हैं। तो पोस्ट कॉर्प की शॉर्ट फॉर्म को ही हम का दूसरा नाम प्रशासन बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, एक अम्ब्रेला टर्म हुआ, एक बड़ा टर्म हुआ, जिसके अंदर ये 7 गतिविधियाँ होती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर प्रशासन का मतलब क्लियर हो जाता है, इसको अलग अलग दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। कि प्रशासन को अगर हम मैनेजियल दृष्टिकोण से देखें, प्रबंध की दृष्टिकोण से देखें, तो उसके अनुसार प्रशासन में का मतलब हुआ कि वो मनुष्य, वो मशीन है, या वो धन, या वो तकनीक जो कि संगठन की प्रक्रिया को लगातार चालू रखती है, उसको हम प्रशासन बोलते हैं। और अगर हम एकीकृत दृष्टिकोण से यानी इंटीग्रल व्यू से देखें, तो हमें पता चलेगा कि प्रशासन उन सभी क्रियाओं का संयोजन है या उन सभी क्रियाओं का संचालन है जहाँ पे नीतियाँ बनती हैं और कार्यों का क्रियान्वयन होता है। इसमें उच्च पदाधिकारी से लेके तकनीकी अधिकारी, लिपिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, सहायक कर्मचारी, सभी उसमें आ जाते हैं। तो जहाँ भी ये क्रिया होगी तो ये सारे कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्रशासन की डेफिनेशन को देखेंगे तो उसको बोलते हैं कि एकीकृत दृष्टिकोण से हमने प्रशासन को डिफाइन किया। तो प्रशासन एक अपने आप में बड़ा टर्म है, उसको हमने स्पेसिफिक बनाया एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम सिर्फ स्कूल प्रशासन की बात करेंगे या एजुकेशनल शैक्षिक प्रशासन की बात करेंगे। तो एजुकेशनल प्रशासन क्या है, वो एक पूरा प्रोसेस है जो इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेटिंग द अप्रोप्रिएट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। जितने भी उस संगठन के ह्यूमन एम्प्लॉयज़ हैं
और उस संगठन के जितने भी मटेरियल्स यानी वो जितने भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। अगर स्कूल है तो बेंचेस, चेयर्स, जितनी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वो सब, और वहाँ के टीचिंग स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, ये सब, इनको एक साथ इंटीग्रेट करने की प्रोसेस को हम कह सकते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तीसरी स्लाइड में विद्यालय प्रशासन को सेम हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, उसी को हिंदी में समझाया गया है कि भाई पी से प्लानिंग है, ओ से संगठन है, एस से स्टाफिंग, डी फॉर निर्देशन, सी ओ एक साथ है तो उसका है मीनिंग समन्वय, आर है रिपोर्टिंग एंड बी है बजटिंग। तो शैक्षिक प्रशासन की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ सातों क्रियाएं किसमें हो गई, प्रशासन में। और शैक्षिक प्रशासन को अगर स्पेसिफिक किया जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये सातों प्रक्रियाएं प्लस जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको एक साथ एक ही प्रक्रिया में लाना और इस तरह से लाना कि वो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करें, उसे हम कहेंगे विद्यालय प्रशासन, स्कूल प्रशासन या फिर शैक्षिक प्रशासन। आगे बढ़ते हैं। अब शैक्षिक प्रशासन को, चूँकि हम इसके मीनिंग को समझ रहे हैं तो इसकी परिभाषाओं को लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं दी गई हैं, आरमोट के अनुसार और ईयर बुक ऑफ नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन यानी NSSE के अनुसार। तो इन दो डेफिनेशन के अलावा और भी कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट पाई गई हैं, इसलिए इस वीडियो में इन दो को ही एक्सप्लेन करेंगे हम। तो आरमोट के अनुसार एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक विशेष मानवीय संगठन को प्रभावित करता है और उसी के साथ साथ वो एक विशेष विद्यार्थी वर्ग को भी प्रभावित करता है ताकि वह निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और इसके लिए और इस तरह से वो दूसरे संगठन को भी प्रेरित करता है। तो आरमोट ने बोला है कि शैक्षिक प्रशासन जो है वो एक विशेष मानव संगठन को, यानी स्कूल में पढ़ने वाले या उस पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे जो विशेष मानव संगठन के अंदर आए, उनको वह प्रभावित करता है और उन्हीं से प्रभावित भी होता है और उसी के साथ साथ उसमें पर्टिकुलर उद्देश्य होते हैं, एम होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग एम होता है और उन एम्स को प्राप्त करने के लिए वो क्रियाशील होता है और जब क्रियाशील हो जाता है और उसको वो अचीव कर लेता है तो उसको देखा देखी दूसरे संगठन भी प्रेरित होते हैं और वह भी इसी क्षेत्र में क्रियाशील हो जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन NSSE के अनुसार, इसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन क्या है, एक समाजीकरण की प्रक्रिया है जहाँ जो कि शैक्षिक गतिविधियों, शिक्षा की योजनाओं, शिक्षा के कार्यक्रमों और शिक्षा के क्रियाओं के को नेतृत्व प्रदान करती है, यानी उन्हें गाइडेंस देती है, जिसमें सामाजिक परिदृश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक परिदृश्य का मतलब क्या हुआ कि सोशल कॉन्सेप्ट, सोसाइटी में जो थॉट चल रहा है, जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, वही चीज़ वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक संगठन फॉलो करता है। तो ये यहाँ पे NSSE बोलता है कि शैक्षिक प्रशासन समाज से प्रभावित होता है और समाज की प्रक्रिया को प्रभावित भी करता है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसने इसको सोशल बेस पे बोला, सोशल स्टेटमेंटशिप के बेस पे बोला, जबकि मॉट ने उसको बोला कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है। इन दो परिभाषाओं के अलावा और भी हैं, ग्राहम वाल्फ की भी परिभाषा है। ग्राहम वाल्फ बोलते हैं कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनेबल करता है राइट पीपल्स टू रिसीव द राइट एजुकेशन फ्रॉम द राइट टीचर्स एट द कॉस्ट विद इन द मीन्स ऑफ स्टेट अंडर द कंडीशंस विच विल इनेबल द पीपल्स टू प्रॉफिट बाय देयर ट्रेनिंग। मीन्स शैक्षिक प्रशासन जो है सही विद्यार्थियों को सही तरीके से शिक्षा लेने के लिए मोटिवेट करता है और इस पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण वातावरण के अनुसार दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी अलग हो गई। इसमें डिफरेंस क्या हुआ बाकी दो डेफिनेशन से कि ये सब कुछ स्ट्रेट पॉजिटिव डेफिनेशन के सेंस में हो गई कि ये सही विद्यार्थी, सही शिक्षक, सही टीचर
और सही इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, और वहाँ पे बोल रहा है कि इस इंस्टीट्यूट का जो वातावरण है वो बच्चे को, विद्यार्थी को प्रभावित करेगा। तो जब हम एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं तो परिभाषाओं को आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि किस पर्सन ने किस टाइप की परिभाषा दी है। ये थोड़ा ध्यान रख के लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कभी मिक्स हो जाती हैं। हो सकता है कि NSSE वाली डेफिनेशन में आप लिख दें कि ग्राहम वाल्फ की डेफिनेशन लिख दें, तो वो आपके मार्क्स रिड्यूस कर देगा। इसलिए थोड़ा किसने जो बोला है उससे उसको कनेक्ट करके आप लर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हम इसके नेचर को देखेंगे। अब यहाँ पे नेचर को देखना क्यों ज़रूरी है कि भाई शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम किसी के मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं तो डेफिनेशंस के साथ साथ उसकी प्रकृति लिखना ज़रूरी होता है, ताकि तभी उसका मीनिंग, उसका अर्थ कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ पे उसकी प्रकृति को जानना ज़रूरी है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेटअप है जो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग टास्क करता है। इसमें पर्सनल किसी एम्प्लॉय का स्पेसिफिक कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड गोल नहीं होता है। सारे लोग जेन्युइनली एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन में काम करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन एक नॉन प्रॉफिटेबल मेकिंग टास्क को कंप्लीट करता है। दूसरा, शैक्षिक प्रशासन एक सोशल, सामाजिक संस्थान है क्योंकि ये मानव के कार्यों तथा उसके बौद्धिक विकास के सिद्धांत पर केंद्रित है। ह्यूमन बींग्स किस तरह से काम करते हैं और उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए और उनके बौद्धिक विकास किया जाए, ये प्रशासन का, शैक्षिक प्रशासन का मेन एम होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सामाजिक संस्थान पे बेस्ड होता है। समाज में क्या चल रहा है उसको वह प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। इसके अलावा वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर एन आर्ट देन अ साइंस। इसको आर्ट की ज़्यादा, ये आर्ट ज़्यादा यानी कला ज़्यादा है साइंस के कंपैरिजन में। अगर इसको विज्ञान और कला के दो भागों में बांटा जाए तो ये कला के भाग में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और इंसान नो के व्यवहार में परिवर्तन, उनकी बुद्धि में परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। उसी तरह से संगठन में भी परिवर्तन होता रहता है और समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें साइंस की तरह कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, इसलिए इसको कला में रखा गया है। और इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स अफेयर्स, ये बहुत ही जटिल संरचना है, क्रिया है। जटिल इन द सेंस क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं और उद्देश्य अगर हम निश्चित भी कर लें किसी संगठन का तो वो उसको कार्य करने का तरीके बदलते रहते हैं। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। एंड इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बट इट इज़ ऑल्सो डिसिमिलर टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। भाई ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पहले ही स्लाइड में डिस्कस किया उससे मिलता जुलता है, लेकिन बहुत हद तक सेम भी है और बहुत हद तक अलग भी है, दोनों हैं। तो हम यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन की बात कर रहे हैं तो यह सामान्य प्रशासन जो कि ऑफिसों में देखा जा सकता है, अगर हम वैसे समझने के लिए बोलें तो उसमें ये, उससे शैक्षिक प्रशासन सिमिलर भी है और अलग भी है। और बहुत, अब ये क्यों है, कैसे है, ये बहुत सेंस में हो सकता है क्योंकि वो प्रॉफिट मेकेबल होते हैं सारे जो ऑफिस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो। यहाँ पे बच्चों का विकास हमारा मेन मोटिव होता है कि भाई उसका, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक विकास हो सके, उनका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो सके, वो आगे बढ़ सकें और समाज में विकास ला सकें। इसलिए ये काफ़ी हद तक सिमिलर भी है और काफ़ी हद तक डिसिमिलर भी है। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 6 में हम शैक्षिक प्रशासन के कंसेप्ट को फिर से, अवधारणा को देखेंगे। तो शैक्षिक प्रशासन की जब हम अवधारणा की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रकृति को समझना अनिवार्य है और उसकी प्रकृति के अनुसार यह एक अलाभकारी कार्य है। यानी शैक्षिक प्रशासन जो पूरा संगठन को लेकर साथ में चलता है वो एक ऐसा कार्य है जो कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लाभ से रिलेटेड नहीं है।
यह दूसरा है इसमें, यह एक सामाजिक उद्यम है क्योंकि यह भौतिक संसाधनों की तुलना में मानव संसाधनों से संबंधित है। तो ये एक सोशल कंसेप्ट है, इसमें समाज से जुड़े हुए हर व्यक्ति जो उस संगठन में काम कर रहे हैं उनके प्रति हम जवाबदेह हैं, और यहाँ पर भौतिक संसाधनों पर इतना ध्यान न देकर मानव संसाधन यानी जितने भी कर्मचारी हैं उनके विकास और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड ये है। अतः इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी मानव उसमें कार्य कर रहे हैं उनकी सहूलियत उन्हें प्रदान करना इसका मुख्य एम है। थर्ड है कि शैक्षिक प्रशासन विज्ञान नहीं कला है, क्योंकि जिस तरह से विज्ञान में फॉर्मूले होते हैं, जिस तरह से उसमें सिस्टम एक होता है कि ये चीज़ ऐसी है तो इसका फैक्ट ये है तो इसका कंक्लूजन ये होगा, ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि ये मानव के व्यवहार से संबंधित है और जो कि परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इसको कला कहा गया है, क्योंकि मानव अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है और वह हमेशा परिवर्तनशील रहता है, इसलिए इसको कला कहा गया है। और यह एक जटिल कंसेप्ट है क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इसमें सभी सूत्रों को एक साथ रखा जाता है, इसलिए इसे एक जटिल पॉइंट माना गया है। और शैक्षिक प्रशासन सामान्य प्रशासन से के समान भी है, लेकिन वहीं वह कुछ बिंदुओं में वह उनसे अलग भी है। यानी कुछ बिंदुओं में सामान्य प्रशासन और शैक्षिक प्रशासन एक जैसे हैं, लेकिन कुछ में वह भिन्न है, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा है। तो शिक्षा एक व्यक्ति से जुड़ी है, बच्चों के विकास से जुड़ी है, उनके भविष्य से जुड़ी है, तो इसलिए वहाँ पर ये सामान्य प्रशासन से थोड़ा भिन्न हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगला बिंदु है कि शैक्षिक प्रशासन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं, वो क्या तत्व हैं जिनसे मिलकर शैक्षिक प्रशासन बनता है। तो पहला है इसमें कि शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन needs integration and coordination of all the physical and human resources and educational elements। जब भी हम शैक्षिक प्रशासन की बात करेंगे तो उनमें उस समय हमें 3 इंग्रेडिएंट्स का या 3 एलिमेंट्स को जोड़ना ज़रूरी है। पहला है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एजुकेशनल एलिमेंट्स। जो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो फॉर एग्जांपल टीचर्स हो गए, और फिज़िकल यानी उस स्कूल की बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा हो गया एजुकेशनल एलिमेंट्स यानी उसका टीचर्स का टीचिंग प्रोसेस, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बच्चों का उनको ग्रैब करने का। तो इन तीनों को इंटीग्रेट करते हैं तो हम बनाते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड, बिसाइड्स दिस, इन तीनों के अलावा it requires a great efficiency which is based on human sympathy, understanding, knowledge and skills। तो ये जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिंपैथी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, इन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलता है। इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसित रहता है। और तीसरा, एज इट वर्क्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज इन विच इट इंक्लूड्स pupils, टीचर, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पेरेंट्स, and in addition it includes educational theory and practices of philosophy of education, curriculum, method of teaching। तो अगर हम इसको स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं और पेरेंट्स आते हैं। और अगर इसको बड़े टर्म में देखा जाए तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसमें कैरिकुलम भी आ जाएगा, पढ़ाने की कौन सी आप किस थ्योरी से पढ़ा रहे हैं, कौन सी टीचिंग एड्स को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टीचिंग प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन किसको फॉलो कर रहे हैं, मेथड्स क्या कर रहे हैं टीचिंग के, वो सब भी इसी में आ जाएगा। तो इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। मतलब इसके ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती, चीनी, पानी, ये उसके तत्व हो गए, रिक्वायरमेंट्स हो गई कि भाई ये चीज़ें होंगी तो हमारी चाय बनेगी। उसी तरह एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें बनाना है तो उसमें हमें ह्यूमन रिसोर्सेज, फिज़िकल थिंग्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमें एजुकेशनल एलिमेंट्स चाहिए होने चाहिए। और अगर इसको और बारीकी में जाएंगे तो इसमें फिर हमें सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और स्किल्स को एनहांस करने की आवश्यकता को भी देखना पड़ेगा। और
इस तरह से ये सब चीज़ें मिलाकर हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। शैक्षिक प्रशासन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कौन से तत्व हैं जो कि एक शैक्षिक प्रशासन का निर्माण करते हैं, उसकी बुनियादी आवश्यकता क्या है। और उसमें पहला है कि शैक्षिक प्रशासन में सभी भौतिक और मानवीय संसाधन और शैक्षिक तत्वों को एकीकृत किया जाता है, यानी कि जितने भी उस स्कूल में या उस संगठन में जितने भी भौतिक तत्व हैं, जितने भी सामान हैं, कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो प्लस स्टूडेंट एंड टीचर जो कि मानव संसाधन में आएंगे, प्लस शैक्षिक तत्व यानी कि किस तरह से हम टीचिंग करते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वे ऑफ टीचिंग, टीचिंग मैथडोलॉजी, टीचिंग टेक्निक्स, ये सब तीनों को हम एक साथ जब हम लेते हैं तो हम शैक्षिक प्रशासन का निर्माण करते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है, इसमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है, दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। क्यों ज़्यादा दक्षता की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि यह मानव के ज्ञान, मानव के कौशल और मानव की सहानुभूति से जुड़ा हुआ है, जो कि समय अनुसार, समाज के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए इसमें ज़्यादा दक्षता और ज़्यादा कौशल की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा पॉइंट है कि मानव संसाधन पर यह काम करता है, और मानव संसाधन के अंदर सारे लोग आ जाएंगे, जैसे कि छात्र, शिक्षक, पर्यवेक्षक, प्रशासक और माता पिता। ये सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा शिक्षा का दर्शन, आप किस शिक्षा पद्धति, किस दर्शन को फॉलो करते हैं, पाठ्यक्रम कौन सा है और शिक्षण की पद्धति क्या है, यह भी इसको प्रभावित करते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन के अंदर शिक्षा का दर्शन, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति के अलावा छात्र, शिक्षक, पर्यवेक्षक, प्रशासक और माता पिता शामिल होते हैं। आगे हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हेयर ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी in order to grab a thing or a purposeful activity in order to achieve something is called an objective. So objective is a thing which whole organization work for. And what are the objectives of the educational administration? First one is to provide a proper education to the students. So this is the basic and this is the prime objective of educational administration, because it is constructed on the basis of the need of the students. So to provide a proper education to the students where they get overall development is the first and basic objective of educational administration. Second, to ensure adequate utilization of all the resources which are available in the organization in any kind of form, so that they must be properly utilized so that they can get maximum results for the betterment of the students. Third one, professional ethics and professional development of teachers. So educational administrators try its best to develop a professional development among the teachers in many ways, and these professional ethics leads to the betterment of the organization. And next is organize educational programs in order to do extra activities, or we can say the co-curricular activities. Apart from the education, many other programs are held in the schools in order to develop holistic development of the students. So these programs are done by the help of educational administration. Next is to co-curricular activities, and this point is same with the fourth one. Next, to get work done, all the work or all the plans which they construct in order to achieve something should be done by educational administration, as it is the prime concern of the organization. It deals with each and every aspect of the organization, so all the work is gone through the educational administration. To ensure the qualitative improvement of the education,
Here are two kind of improvement can be seen in education. One is qualitative and another is quantitative. So in when the improvement in the students is seen, it's called qualitative, and when we see the number of students are increasing, it's called quantitative. So in order to bring the qualitative improvement in the education, educational administration work there hard. Next, to prepare the students for taking their places in various vocational and envirous of the life. बहुत वेरियस वोकेशनल कोर्सेज से इंट्रोड्यूस कराने के लिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हार्ड, and so that they can be stand strong for the social changes, and whenever they are pass out from the school and go in the society for the job, they have many abilities to grab a job. So these are the few objectives of educational administration. Let's move ahead. शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, जैसा कि हमने पिछली इंग्लिश वाली स्लाइड में डिस्कस किया कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक ऐसी चीज़ है जिसको प्राप्त करने के लिए पूरा संगठन एक प्लान, पर्पसफुल प्लान बनाता है और उसको अचीव करने के लिए क्रियाशील होता है। तो शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य होंगे? पहला, छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान करना। यह एक मूलभूत उद्देश्य है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन का निर्माण ही छात्रों के लिए होता है। तो छात्रों को सभी प्रकार की ऐसी शिक्षा मिले जिसमें वह सभी प्रकार का विकास उनका हो सके। इस उचित शिक्षा को प्रदान करना शैक्षिक प्रशासन का पहला उद्देश्य है। सेकंड है पर्याप्त साधन, जितने भी संसाधन संगठन में हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना और उनका मैक्सिमम यूज़ करते हुए बच्चों के विकास के लिए आगे बढ़ना। थर्ड है शिक्षकों के बीच में नैतिक और व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना। किस तरह से शिक्षकों के बीच में वह शैक्षिक प्रशासन व्यावसायिक विकास करता है, अलग अलग तरीके से इसमें वह सहयोग दे सकता है। व्यावसायिक विकास करना के लिए वो अलग से प्रोग्राम्स भी, कार्यक्रम भी लगा सकता है, या छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से भी वह उनका व्यावसायिक विकास समय समय पर कर सकता है, ताकि उसके शिक्षक जो हैं वो नवीन जानकारी से परिचित रहें और जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को समझते हुए बच्चों को उसी प्रकार का ज्ञान प्रदान करें। अगला है शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित कराना। शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा करने के अलावा जितने भी अन्य प्रोग्राम होते हैं स्कूलों में या शैक्षिक संगठनों में, उन कार्यक्रमों को आयोजित कराने के लिए वह सहयोग देता है। शैक्षिक प्रशासन इन कार्यक्रमों में अपना पूरा सहयोग देता है ताकि ये कार्यक्रम सरलता से और सुगमता से पूर्ण हो सके। देन पाठ्यचर्चा गतिविधियों का आयोजन करना, कि भाई पाठ्यक्रम के अलावा ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, तो पाठ्यचर्या की गतिविधियाँ जितनी भी हैं उनका आयोजन करता है ताकि बच्चों का पूर्ण विकास हो सके, और शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करते हैं कि जितनी भी बच्चों को शिक्षा मिल रही है वो अच्छी हो और उसका स्तर उच्च हो। और इसी के साथ अंतिम है कि छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के प्रति वह तैयार करता है कि जब वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद, स्कूल ख़त्म करने के बाद समाज में जाएंगे तो वहाँ पे उनके पास बहुत सारे कौशल होने चाहिए जिनके आधार पर वह किसी भी व्यवसाय को चुन सकें, विभिन्न व्यवसायों में से अपने पसंदीदा व्यवसाय को चुन सकें। उन मार्गों में चलने के लिए वह बच्चों को तैयार करता है ताकि वह समाज में आगे जाके विकास की दर को कम ना होने दें। और शैक्षिक प्रशासन इन सभी कार्यों के लिए शिक्षकों के साथ सहयोगात्मक रूप से क्रियाशील रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एजुकेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक स्कूल के प्रशासन का मुख्य बेसिक फंक्शन क्या है। तो किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी पहले से प्लान्ड पर्पस को या गोल को अचीव करने के लिए जितने भी छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं, जितने भी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, वो सब उन सब को हम कह सकते हैं कि वो एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक काम हैं, उनके बेसिक फंक्शन हैं, ताकि वह क्वालिटी ला सकें और उनको उस पूरे प्रक्रिया में पूरी तरीके से प्रबंधन यानी मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। इसके लिए काम कौन करेगा? स्कूल का प्रशासन। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि
Proper management of the programs need various aspects that are regarded as the function of the administration. मतलब किसी भी काम को प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स, किसी भी काम को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए हमें छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, और इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें ताकि हमारा फंक्शंस, हमारा जो एम है वो इजीली अचीव हो सके, और हमारा जो क्रिया है उस एम को अचीव करने की जो क्रिया है वो भी सरलता से चल सके। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए कि जैसे आप कोई फंक्शन या कोई होस्ट करते हैं, कोई कार्यक्रम अपने घर में करते हैं या किसी भी बर्थडे पार्टी को ले लेते हैं, तो उसमें हम पूरा पहले छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि ये खाना बनेगा, इन लोगों को बुलाएंगे, खाना को अरेंज कैसे करेंगे, इसके पास ये रखा जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे होगा, और स्टेज लगाना है तो स्टेज ऐसे होगा, बीच में सेंट्रल टेबल पे ये होगा, केक कैसे कलर का होगा, फ्लेवर क्या होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं, और हमारा मेन एम उसमें पूरा क्या है कि हमारा फंक्शन ठीक से हो जाए और किसी भी गेस्ट को दिक्कत ना है, हम अच्छे से उसको होस्ट कर पाएँ। उसी तरह से बेसिक फंक्शन प्राइम कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है कि भाई पहले से प्लान, हमारा गोल है, उस स्कूल का गोल ये है कि हमें ये प्रोवाइड कराना है, इस साल हमने ये अचीव करना है। तो उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे काम पूरे साल भर होते रहेंगे, वो सारे बेसिक काम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, और वो उसमें ये भी देखता है कि जो पूरी प्रक्रिया जो चल रही है उन छोटे छोटे कामों को करने के लिए, ताकि बड़ा एम मिल सके, उस पूरी प्रक्रिया में वह समन्वय भी बनाए रखता है और प्रबंधन भी देखता है। तो ये सब उसके हो गए बेसिक काम, बेसिक फंक्शन ऑफ एन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और वी कैन से द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए इसके अलावा और इसके फंक्शंस देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के बाकी के उद्देश्यों को, बाकी के फंक्शंस को देखते हैं। बेसिक फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेकंड हमारा हुआ यहाँ पे प्लान एग्जीक्यूशन, यानी योजना बनाना और उनको क्रियान्वित करना। तो शैक्षिक प्रशासन जो है, स्कूल प्रशासन या शैक्षिक प्रशासन प्लान बनाता है, योजनाएं बनाता है, और उनको क्रियाशील होकर उनको क्रियान्वित भी करता है। सेकेंड इसमें लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन, उस योजना में किस तरह से कौन कैसे काम करेगा वो उसको डायरेक्शन भी देता है, यानी उनको निर्देशन देता है कि कौन सा काम किस तरह से और किस समय पर होगा। तीसरा है सुपरविजन, यानी पर्यवेक्षण ऑफ द वर्क डन इन द फील्ड। तो जब काम फील्ड में जाता है, यानी जब प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट होता है उसको, तो उस समय वह पर्यवेक्षण प्रोवाइड करवाता है कि किस तरह से काम को किया जाएगा। देन उसमें मेथड ऑफ वर्क भी बताता है, यानी एडवाइस करता है, सलाह देता है शैक्षिक प्रशासन कि किस तरह से काम को अच्छे तरीके से किया सकता है और कहाँ पे कौन सी गलती रह गई थी। देन सिमुलेशन और वर्क एफिशिएंसी। सिमुलेशन मीन्स उद्दीपन, कि आपने काम किया, वो योजना बन गई और सब कुछ हो गया, ग्राउंड पे काम भी आ गया, लेकिन उसको काम को करने का जोश नहीं है आपके पास। जितने भी एम्प्लॉय हैं वो उस काम के प्रति सकारात्मक नहीं है, तो उनको सकारात्मक बनाना, उन्हें उद्दीपन प्रदान करना ताकि वो जोश के साथ उस काम को कर सके, उसके लिए शैक्षिक प्रशासन क्रियाशील रहता है। देन एक्सप्लोरेशन, न्यू विजिट्स करता है, न्यू वाट्स देखता है। शैक्षिक प्रशासन नए नए आइडिया उसमें लाता है कि अगर कहीं कोई कमज़ोरी है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो क्रियाशील नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो नए एस्पेक्ट्स लाता है। फॉर एग्जांपल कि कहीं टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और हमने प्लान करते समय उसको सोचा ही नहीं, तो उस समय उस कमी को महसूस किया गया जब वो नीति ग्राउंड में आई, प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स तक आई, तो उस समय हमने उसमें फिर ऐड ऑन कर दिया कि हम इसमें टेक्निक का भी यूज़ करेंगे। तो ऐसे इसको बोलते हैं कि न्यू एस्पेक्ट्स को हमने उसमें ऐड ऑन कर दिया। देन लीडिंग और लर्नर्स प्रोग्राम्स। देन इसके अलावा शैक्षिक प्रशासन उस कार्यक्रम को लीड करेगा, उसमें लर्नर्स को ऐड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टूडेंट्स के प्रति सकारात्मक बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सफलता के लिए क्रियाशील होगा। और लास्ट है कि असिस्टेंस, वो उसमें फीडबैक भी प्रदान करेगा और डायग्नोस करेगा वीकनेस को, कि भाई
जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है आपकी रिपोर्ट्स के आधार पर कि भाई आपको ये बीमारी है, उसी तरह से जब कार्यक्रम क्रियान्वित हो जाएगा तो क्रियान्वयन के बाद उसमें जो कमियां रह जाएंगी, जो वीकनेसेस रह जाएंगी, उनका वो उपचार बताएगा कि इन कमियों के लिए हमें ये करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे। तो इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि वो एक फीडबैक देगा जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है, और उसी के आधार पर अगले कार्यक्रम की फिर योजना पुनः निर्धारित की जाएगी। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, फीडबैक आते रहते हैं और उसको हम जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए विकास के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सारे काम हो गए, बेसिक फंक्शन हो गए एक एडमिनिस्ट्रेशन के, एक प्रशासन के। अब हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, और वी कैन से द सिद्धांत ऑफ शैक्षिक प्रशासन, जिसमें बहुत सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो हम शॉर्ट में सबको देते हैं एक्सप्लेनेशन कि फर्स्ट वन इज़ शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारियों का शेयर होना उनका। जॉन डीवी ने, जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, उन्होंने डेमोक्रेसी वर्ड को डिफाइन करते हुए बोला था कि डेमोक्रेसी मींस शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं दूसरे के साथ, और इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाती हैं। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, यानी विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। और विकेंद्रीकरण करने का मेन लाभ ये होता है कि जो लीडर है, जो नेता है, उसको अपने फॉलोअर्स की, यानी उसके जो अनुयायी हैं, उनकी बहुत सारी मेंटल हेल्थ, जो गुड मेंटल हेल्थ है, वो उसको प्राप्त हो जाती है। मतलब कि एक अनुयायी में जो क्वालिटी है वो दूसरे में अलग क्वालिटी है, तीसरे में अलग है, वो सारी चीज़ें एक ही लीडर के पास पहुंच जाती हैं, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों को विकेंद्रीकृत कर दिया है। उसने थोड़ी थोड़ी सबको सत्ता दे दी है, सबको पावर दे दी है, शक्ति दे दी है कि भाई ये काम को करना है। तो उस काम को करने की शक्ति मिलने के बाद जो उसके फॉलोअर्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं, और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इनडायरेक्टली लीडर्स के पास पहुंचती हैं, जिससे कि संगठन को लाभ होता है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता का सिद्धांत। इसके सिद्धांत के अनुसार कि जब हम किसी को काम करने की सत्ता देते हैं पहले पॉइंट के अनुसार, तो उसको हमें अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ती है, यानी उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सारे जितने भी लोग हैं इक्वल, उनको कॉमन देखा जाना चाहिए, आईज ऑफ कॉमन मैन। तो अगर समाज में यूनिटी लानी है, समाज में एकता लानी है, तो हमें इसको सोशल स्ट्रक्चर में शामिल करना चाहिए। उसी तरह से संगठन में अगर हमें कुशलता लानी है और उसमें ज़्यादा विकास चाहिए, तो हमें इक्वालिटी को फॉलो करना होगा। देन तीसरा है फ्रीडम। यहाँ फ्रीडम से मतलब है कि काम करने का आज़ादी की। अगर आप डेमोक्रेटिक विचारों वाले नेता हैं, तो वो आप अपने संगठन में स्टाफ को फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, सो वो अपने काम को फ्रीडम काम करने का देंगे कि वो अपनी इच्छा से, अपने तरीके से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि टीचर्स को ये बता दिया जाता है कि आपको इतना कोर्स इतने समय में कराना है। अब उस कोर्स में भी कौन सा चैप्टर, ये नहीं बताया जाता कि चैप्टर 5 को पहले पढ़ाओ, फिर 6 पढ़ाना, फिर 9 पढ़ाना, फिर ऐसे सिस्टम नहीं बताया जाता। हर टीचर का तरीका अलग अलग होता है, तो उस टीचर को फ्रीडम होती है कि वो अपना सिलेबस किस तरह से कंप्लीट कराए, वो उसकी मर्ज़ी है। तो वो अपने पढ़ाने की स्टाइल के अनुसार उसको फॉलो करता है। तो ये फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स कि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का सहयोग करे, एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम करें, ताकि उनका संगठन एकजुट होकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, और उस संगठन का जो हेड है उसके प्रति वो जिम्मेदार रहें और उसी के प्रति निष्ठावान रहें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जब भी हम लेते हैं, यानी जब भी हम लोकतांत्रिक प्रशासन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जस्टिस जो होता है वो किसी एक के हाथ में होता है, यानी हेड जो होगा, चाहे प्रिंसिपल हो या मैनेजमेंट हो, उसके हाथ में पावर रहती है और वो सबको जस्टिस देता है, यानी सबको समान न्याय देता है और किसी के साथ पार्शलिटी या भेदभाव
वो नहीं देता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और इक्वल अपनी बात कहने का मौका मिलता है। देन प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्थ। एक कर्मचारी की क्वालिटी क्या है और उसको कैसा काम प्रोवाइड किया जाए ताकि उसकी जो छिपी हुई स्किल्स हैं, उसके जो कौशल हैं, वो बाहर निकल के आए। ये एक अच्छे नेता का गुण होता है, ये पहचानना एक अच्छे नेता का गुण होता है। अगर हेड को पता है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो किस काम को किस हद तक करने में सक्षम है, तो वो है आसानी से अपने कार्य को करवा सकता है। तो ये पहचानना एक नेता का अनिवार्य है कि वह संगठन में उसको पता हो कि संगठन के सभी सदस्य किस क्वालिटी या किस मेरिट में या किस कौशल में वह परंगत हैं, वो जितना अच्छे से काम कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। स्कूल प्रशासन में किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है। तो इस प्रकार की लीडरशिप में यानी इस प्रकार के नेतृत्व में हमें सारी क्वालिटियाँ होनी चाहिए। और लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि इंस्पायरेबल हो, बच्चों को, स्टाफ को, पूरे पेरेंट्स को, कम्युनिटी को इंस्पायर करें और उनको लीड करके चले, सबको साथ में लेके चले। देन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फिलॉसफी। अब यहाँ पे बहुत सारी फिलॉसफीज़ देखी जा सकती हैं एक शैक्षिक प्रशासन में। तो उसमें हम डेमोक्रेटिक फ़िलॉसफी को फॉलो करने के लिए बात कर रहे हैं कि जो हेड है वहाँ का, वो स्मूथली अपने फंक्शन के कार्यों को चलाने के लिए, अच्छे से उनको इफ़ेक्टिवली करने के लिए एक लोकतांत्रिक फ़िलॉसफी को उसको फॉलो करना चाहिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी शैक्षिक प्रशासन में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना ज़रूरी है। लचीलापन से अभिप्राय है कि नई चीज़ों को, जो वाइड इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। ये नहीं कि हम बोल दें कि भाई पहले ऐसे नहीं होता था तो अब भी ऐसा नहीं होगा, रिजिड हो जाएं एक चीज़ के प्रति, ऐसे नहीं। क्योंकि उससे संगठन को लाभ हो रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हुए उसको अडॉप्ट कर लें और उसको अपने रूटीन की नीतियों में उसको काम में लें। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स सारे लोग जो हैं वो सारे काम को करने में कैपेबल नहीं होते। किसी ना किसी काम में वो किसी को उस काम को करने में वो हो सकता है कि वो इतने कैपेबल ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई टीचर है जो कि असेंबली या को करिकुलर एक्टिविटी जैसी चीज़ों को कराने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, लेकिन कोई टीचर नहीं रहता है, वो ड्राइंग पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, वो डेकोरेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है। तो एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए कि किस स्टाफ की क्या एफिशिएंसी है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिज्म। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, और उनको क्रियान्वयन करने का जो प्रोसीजर है वो भी सब सकारात्मक होना चाहिए, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। देन देयर इज़ अ प्रोफेशनल ग्रोथ। कुलीग्स का, अपने सबॉर्डिनेट्स का, स्टाफ के कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्टाफ के कर्मचारियों का प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के अनुसार ही उन्हें उचित मात्रा में ड्यूटीज़ प्रदान की जानी चाहिए। और लास्ट है रिलेटिव वैल्यू। सो जितने भी डिसीजंस हैं वो रिलेटिव वैल्यू पे दिए जाते हैं। रिलेटिव वैल्यू वैसे तो एक मैथ्स का टर्म है, जब हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं तो उससे उस वैल्यू का इफेक्ट दूसरी चीज़ पे पड़ता है, उसे बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू। सो किसी भी संगठन के बेटरमेंट के लिए या बच्चों के विकास के लिए हमें इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम इस चीज़ में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो इसका प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू। तो रिलेटिव वैल्यू के सिद्धांत को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका हम कंक्लूज़न देखेंगे। इस कंक्लूज़न को सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया है, तो हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि शैक्षिक प्रशासन एक उप विषय है जो कि शिक्षा के विषय के अंदर आता है और ये बहुत सारी थ्योरीज़ को, बहुत सारी को जो कि प्रशासन से जुड़ी थ्योरीज़ हैं उनको एग्ज़ामिन करता है, उनसे डील करता है और उनको फॉलो करता है। और इसके अलावा ये है
शिक्षा के संगठन और शिक्षा के संगठन से जुड़े सभी लोगों के बारे में यह बातचीत करता है। और इसको पढ़ने के लिए और इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो। और उस संगठन का टास्क क्या है, यानी उस संगठन का मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है, वो पता होना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो जब भी हम शैक्षिक प्रशासन की स्टडी करते हैं तो हम रिसोर्सेज, टास्क और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्ड इन द स्कूल, ये 3 चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा है कि एजुकेशन प्रशासन यानी शैक्षिक प्रशासन जो है उसका एरिया बहुत वास्ट है, जो कि प्लानिंग से लेके उसकी रेंज जो है वो प्लानिंग से, स्टार्टिंग में जब हम योजना बनाते हैं वहाँ से लेके जब लास्ट में उस पूरे साल का बजट बनाते हैं वहाँ तक उसको फैला रखा है। यानी उसका रेंज बहुत बड़ा है, प्लानिंग से लेके बजटिंग तक है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो शिक्षा का प्रोसेस है, जो शिक्षा देने की प्रक्रिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण बनाना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि ह्यूमन रिलेशनशिप को, जो उसके कर्मचारी हैं संगठन के, उनके आपसी संबंधों को सकारात्मक बनाया जा सके, सुधारा जा सके, ताकि बच्चों का विकास पूरी तरीके से हो। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी उप विषय है जो कि शिक्षा के अंदर आता है, शिक्षा जैसे सब्जेक्ट के अंदर आता है। और ये इसका रेंज बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा इसका एरिया है, जो कि नीति निर्माण से लेके बजट तक जाता है। और इसमें मानव संसाधनों के अलावा उसके संगठन के उद्देश्य, उस संगठन में की नीतियों, उस संगठन के नीति के लिए किए गए सभी क्रियान्वयनों, सब की बात इसमें की जाती है। तो ये एक बड़ा टर्म है जो कि शिक्षा के विकास के लिए अग्रसित रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का विकास किया जा सके। शैक्षिक प्रशासन से जुड़े इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि जो प्रशासन शब्द है वो एक व्यापक शब्द है, जो कि एक परिधि में से जुड़ा हुआ है, जो कि संगठन में लक्ष्यों को निर्धारित करता है। प्रशासन संगठन में वित्तीय, उत्पादन और वितरण का समन्वय भी करता है। प्रशासन संगठन में एक विशेष युक्ति या एक मार्ग को प्रशस्त करता है। प्रशासन संगठन में प्रभावी निर्देशन प्रदान करता है। और निर्देशन के अलावा प्रशासन संगठन में नेतृत्व और नियंत्रण भी करता है। तो यहाँ पे प्रशासन वर्ड जो है एक व्यापक है, और इसमें अगर हम शिक्षा वर्ड को जोड़ दें, यानी शैक्षिक प्रशासन की बात करें, तो वह एक स्कूल या एक विद्यालय या फिर एक कॉलेज जैसे संस्थान तक ही सीमित रह जाता है। तो इस अर्थ में उसका जो व्यापकता है वो थोड़ी और सीमित हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपने आप में, शैक्षिक प्रशासन भी अपने आप में एक व्यापक टर्म ही कहा जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.